नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सेशन में। तो आज का जो टॉपिक रहेगा भारत की जनगणना 2011 महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य। इस वीडियो के अंतर्गत केवल परीक्षा उपयोगी तथ्यों का ही अवलोकन करेंगे। वैसे तो ये टॉपिक बहुत लंबा है, हर एग्जाम में यहाँ से एक या दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, तो इसलिए जो भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा इनको अच्छे से याद कर लें। इतना याद करेंगे तो आपका एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और अब आपको पता है दोस्तों, नई जनगणना जल्दी ही आने वाली है, तो ये लास्ट डेटा होगा एक हिसाब से। उसके बाद आपको नेक्स्ट ईयर से हो सकता है नया डेटा याद करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे 2011 की सेंसस जो है महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहले देखिए, भारत की जो टोटल पॉपुलेशन थी 2011 की जनगणना के अनुसार वो थी 121.09 करोड़। ठीक है, तो ये 2011 का ही डेटा रहेगा, पूरा वर्तमान की बात बिल्कुल नहीं करेंगे इसमें। तो 2011 की जो भारत की कुल जनसंख्या थी वो थी 121.09 करोड़। इस जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत जो था वो था 51.47% और महिला जनसंख्या का प्रतिशत था इसमें 48.53%। भारत की जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो थी 382 प्रति वर्ग किमी। ठीक है, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में भारत में कितने 382 लोग निवास करते हैं। इसके बाद बात करते देखिए भारत की जो लिटरेसी रेट था, तो भारत की जो साक्षरता निकली वो निकली 74.04%, जिसमें से पुरुष साक्षरता यानी कि जो हमारी मेल लिटरेसी रेट था वो था 82.14% और जो फीमेल लिटरेसी रेट था वो था 65.46%। भारत का अगर मैं बात करूं सेक्स रेशियो, तो ओवरऑल ये था 943, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। और जिसमें आपका अगर बात करें दशकीय वृद्धि दर, भारत की जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई 2001 से लेकर 2011 के बीच भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो थी 17.72%। ठीक है, 17.72%। और 2011 की अगर बात करें तो 2011 के आंकड़ों के हिसाब से वैश्विक जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत था 17.5%। यानी कि देखिए दुनिया की जो टोटल पॉपुलेशन थी 2011 में, उसके हिसाब से अगर देखें तो टोटल पॉपुलेशन में दुनिया की 17.5% लोग अकेले भारत में निवास करते हैं। ठीक है, अब वर्तमान अगर सिनेरियो में हम देखें तो वर्तमान समय में भारत दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश है। चाइना को हमने पीछे कर दिया, लेकिन 2011 में पहले नंबर पे चाइना था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भारत से संबंधित जो हमारे जनगणना वाले फैक्ट हैं वो तो हमने देख लिए। अब हम इसमें देखेंगे जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा राज्य किस में प्रथम स्थान पे था, अंतिम कौन सा था। तो जो आगे आपको फैक्ट कराई जाएंगे ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इनको आपने अच्छे से याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले राज्यों की अगर बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य जो थे, सबसे पहले उत्तर प्रदेश 19,98,12,341 पॉपुलेशन थी। सेकंड नंबर पे था आपका महाराष्ट्र, ठीक है, 11,23,74,333 जनसंख्या थी। तीसरे नंबर पे था बिहार, 10,40,99,452 पॉपुलेशन थी। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो राज्य थे उसमें ये टॉप 3 हैं। और बात करें दोस्तों आपका सबसे कम जनसंख्या वाला, सबसे कम जनसंख्या न्यूनतम, ठीक है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जो राज्य था भारत का 2011 जनगणना के हिसाब से वो था सिक्किम। सिक्किम की पॉपुलेशन सबसे कम थी। ठीक है, सिक्किम की जो पॉपुलेशन थी वो थी मात्र 6,10,577। ठीक है, चलिए अब देखेंगे जनसंख्या जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें सर्वाधिक जनसंख्या थी दिल्ली की नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे पुदुचेरी और तीसरे नंबर पे चंडीगढ़। ठीक है, दिल्ली की जो पॉपुलेशन थी 2011 में 1,67,87,941, पुदुचेरी 12,47,953 और चंडीगढ़ 10,55,450। ठीक है, तो ये आपके सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 टॉप 3 स्टेट हैं। और लेस पॉपुलेशन वाला यूटी जो था आपका, न्यूनतम जनसंख्या वाला यूटी, ठीक है, न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की थी, तो ये था आपका लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो थी 64,473। ठीक है, चलिए अब देखेंगे दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य। तो मैंने आपको बताया भारत की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर थी ओवरऑल वो थी 17.70, ये भारत की है। लेकिन राज्यों में अगर बात करें तो टॉप 3 जो राज्य हैं 1, 2, 3, तो भारत में सर्वाधिक आपका जो एक डिकेड में पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ वो मेघालय में हुआ 27.9
26.95%। सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश 26.03% और थर्ड नंबर पे बिहार में 25.42%। ठीक है, तो ये टॉप 3 स्टेट है जहां पर डिकेट पॉपुलेशन ग्रोथ सर्वाधिक रहा। अब इसमें देखिए न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला कौन सा रहा फिर? ठीक है, लेस पॉपुलेशन ग्रोथ वाला सबसे लेस, तो ये आपका था आपका नागालैंड। ठीक है, नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य रहा भारत का 2011 में जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी। ऋणात्मक का मतलब समझते हैं ना, जनसंख्या बढ़ी नहीं, वहां पर घट गई। ठीक है, और कितनी? 0.6%। ठीक है, -0.6 क्या था? नेगेटिव इंपैक्ट था। सेकंड नंबर पे इसमें केरल था बॉटम से। ठीक है, केरल की भी पॉपुलेशन मात्र 4.91% बढ़ी थी। लेकिन आपको केवल लास्ट वाला याद रखना है, बाकी टॉप 3 ऊपर के याद रखने हैं। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि मैं स्पेशल फैक्ट होंगे यहाँ पे केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर केंद्र शासित प्रदेशों में। तो सबसे ज्यादा जो हमारा डिकेड में पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है यूनियन टेरिटरीज में, इसमें पहले नंबर पे देखिए आपका है था दादरा एवं नागर हवेली, दूसरे पे दमन एवं दीव और तीसरे पे पुदुचेरी। हालांकि आप सभी को पता है 2019 के बाद दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन आपको तो 2011 के आंकड़े याद रखने हैं, उस हिसाब से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में टॉप पर जो केंद्र शासित प्रदेश था दादर एवं नागर हवेली, 55.9% यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ 10 साल में। दमन एवं दीव में 53.8%, पुदुचेरी में 28.1%। और जो हमारा न्यूनतम पॉपुलेशन ग्रोथ वाला यूटी था, तो वो कौन सा था? तो ये आपका था लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप में मात्र जो आबादी बढ़ी 10 सालों में वो 6.3% बढ़ी। ठीक है, इसके बाद अंडमान एंड निकोबार था। चलिए अब बात करेंगे जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी वाले राज्य टॉप 3। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी था बिहार का, सेकंड पे पश्चिम बंगाल और थर्ड पे केरल। तो बिहार में 1 वर्ग किमी में 1106 लोग निवास करते हैं, ये 2011 के डेटा के अनुसार। पश्चिम बंगाल में 1028 और केरल में 860। ठीक है, और लेस पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो राज्य था, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य था, वो था अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में 17 लोग निवास करते हैं। ठीक है, करते थे 2011 के हिसाब से, ये आपको ध्यान देना, न्यूनतम अरुणाचल था इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी यूनियन टेरिटरीज में। तो मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो यूटी था वो दिल्ली, सेकंड पे चंडीगढ़ और थर्ड पे पुडुचेरी। ठीक है, दिल्ली का देखिए 11,320 1 वर्ग किलोमीटर में इतने लोग रहते थे। चंडीगढ़ में देखिए 9,258 और पुदुचेरी में 2,547 लोग प्रति वर्ग किमी में। अब इसमें लेस पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो यूटी था, न्यूनतम जनघनत्व वाला यूटी, तो ये कौन सा था? तो ये आपका था अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, यहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी था मात्र 46 पर स्क्वायर किलोमीटर था। चलिए आगे देखेंगे आप लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। तो लिंगानुपात देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो टॉप राज्य है केरल, सेकंड में तमिलनाडु और तीसरे में आंध्र प्रदेश। केरल का लिंगानुपात था 1084 प्रति 1000 पुरुषों पर, तमिलनाडु का 996 और आंध्र का 993। भारत का मैंने कितना बताया ओवरऑल? 943। ठीक है, भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी? 382। ठीक है, ओवरऑल भारत की बताइए राज्यों के हिसाब से। तो सबसे ज्यादा जो हमारा लिंगानुपात था केरल राज्य का था, फिर तमिलनाडु का, फिर आंध्र प्रदेश का। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो राज्य था बॉटम में, उसका नाम है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा का जो लिंगानुपात था सबसे कम था और ये था 879 ओनली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए आपका लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि जो हमारे यूनियन टेरिटरीज थे वहां पर सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा था पुडुचेरी का, सेकंड पे लक्षद्वीप और थर्ड पे अंडमान निकोबार। पुडुचेरी 1037, लक्षद्वीप 946 और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 876। न्यूनतम सेक्स रेशियो वाला, ठीक है, जो हमारा यूटी रहा वो कौन सा रहा? तो सबसे कम था दमन एवं दीव में। यहाँ पर मात्र 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं थी, तो इतना कम था दमन एवं दीव का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हमारे देखिए शिशु लिंगानुपात वाले राज्य। तो शिशु लिंगानुपात लिया जाता है 0 से 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चे। ठीक है, कितने बच्चे इसमें लड़की हैं और कितने लड़के हैं। तो शिशु लिंगानुपात में जो टॉप पे राज्य था वो अरुणाचल प्रदेश, सेकंड पे मिजोरम और थर्ड पे मेघालय। अरुणाचल 972, मिजोरम का 970 और मेघालय का 970। ठीक है, और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य, तो सबसे कम जिसका था न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जो राज्य था
वो था आपका हरियाणा ही, फिर से हरियाणा। ठीक है, और हरियाणा का जो लिंगानुपात था, शिशु लिंगानुपात, ये था 834, 834। इसके बाद देखिए शिशु लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश, यूटी में जो सबसे ज्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो था वो अंडमान निकोबार का, सेकंड में पुडुचेरी एंड थर्ड में दादर एवं नागर हवेली। अंडमान का 968, पुडुचेरी 967 एंड दादर एवं नगर हवेली का 926। और लेस चाइल्ड सेक्स रेशियो वाला जो यूटी था न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम में जो सबसे बॉटम में था वो था कौन सा, तो लेस में आपका था दिल्ली। दिल्ली का जो हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो था मात्र 871 था प्रति 1000 बॉयज पे। चलिए नेक्स्ट देखिए लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट महत्वपूर्ण है। ऊपर मैं आपको भारत की लिटरेसी रेट बता चुका था कि कितनी लिटरेसी रेट रही भारत की ओवरऑल। अब स्टेट में बात करते हैं तो साक्षरता दर में जो पहले नंबर पे स्टेट था केरल, सेकंड पे मिजोरम था और थर्ड पे गोवा था। केरल की साक्षरता थी 94%, मिजोरम की 91.3% और गोवा की 88.7%। और लेस लिटरेसी रेट वाला न्यूनतम साक्षरता वाला जो राज्य था, सबसे कम साक्षरता जिस राज्य में थी, इसका नाम था 2011 में बिहार। ठीक है, बिहार का जो लिटरेसी रेट था आपका मात्र 61.8% था। ठीक है, हालांकि बिहार से ही सबसे ज्यादा आईएएस पीसीएस बनते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं, आपको पता है, लेकिन उसके बावजूद बिहार के हाल आप देख रहे हैं। इसके बाद करें साक्षरता दर, लिटरेसी रेट यूनियन टेरिटरीज में टॉप 3 स्टेट, फर्स्ट लक्षद्वीप, सेकंड दमन एंड दी, तीसरा ए एंड डी। लक्षद्वीप का 91.8% था लिटरेसी रेट, दमन दीव का 87.1% और अंडमान निकोबार का 86.6%। ठीक है, अब यहाँ पर लेस लिटरेसी वाला जो हमारा यूटी था, न्यूनतम साक्षरता वाला यूटी, तो न्यूनतम साक्षरता वाला जो यूटी था हमारा, इसका नाम था क्या, तो सबसे कम था हमारा दादर एवं नागर हवेली में, दादर एवं नागर हवेली, दादर एवं नागर हवेली। ठीक है, इसका जो यूटी का लिटरेसी रेट था उसमें मात्र 76.2% था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए आपका मेल लिटरेसी रेट में, तो मेल लिटरेसी रेट में जो पहले नंबर पे राज्य था केरल था, सेकंड पे मिजोरम और थर्ड पे गोवा। तो सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता वाला जो राज्य बना, केरल था 96.1%, मिजोरम 93.3% और गोवा 92.6%। और सबसे कम यानी कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य, मेल लिटरेसी वाला राज्य, तो सबसे कम मेल लिटरेसी जो थी आपकी बिहार में ही थी। ठीक है, बिहार कितनी थी, 71.2%। ओवरऑल बिहार की कितनी थी, ओवरऑल बिहार की 61.8%। लेकिन पुरुषों की अगर बात करें तो पुरुषों में भी सबसे पीछे ही था। ऐसे बात करें देखिए महिला साक्षरता दर, तो महिला साक्षरता यानी कि फीमेल लिटरेसी रेट में टॉप पे केरल ही था, सेकंड पे मिजोरम और थर्ड पे गोवा। केरल 92.1%, मिजोरम 89.3% एंड गोवा 84.7%। और लेस वीमेन या फीमेल लिटरेसी रेट वाला राज्य कह सकते हैं, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य। तो सबसे कम महिलाओं की जो साक्षरता दर थी ये कहां पे थी, तो ये आपका बिहार में ही थी। बहुत ही सोचनीय विषय है, बिहार में मात्र 51.9% महिलाएं ही साक्षर थी 2011 में, आधी जनसंख्या, बताइए। चलिए अगला है देखिए पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेशों में, तो यूटी में सबसे ज्यादा मेल लिटरेसी रेट था लक्षद्वीप 95.5%, सेकंड में दमन एवं दीव 91.5%, तीसरे में पुदुचेरी 91.26%। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला यूटी, न्यूनतम पुरुष साक्षरता थी किस यूटी में, तो ये था आपका दादर एवं नागर हवेली। ठीक है, दादर एवं नागर हवेली। अगर इसकी लिटरेसी रेट की मैं बात करूं तो मात्र कितना था, 85.1। हालांकि ज्यादा है देखा जाए तो, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बॉटम में था ये। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करें देखिए महिला साक्षरता केंद्र शासित प्रदेशों में, तो सबसे टॉप 3 जो थे लक्षद्वीप, अंडमान एवं चंडीगढ़। लक्षद्वीप में 87.9, अंडमान में 82.4 एंड चंडीगढ़ में 81.1% फीमेल लिटरेसी रेट था। ठीक है, टॉप 3 है। तो बॉटम में कौन था, तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश जो था वो था आपका, न्यूनतम था आपका कौन सा, दादर एवं नागर हवेली। फिर से दादर एवं नागर हवेली। ठीक है, इसकी जो विमेन या फीमेल लिटरेसी रेट थी 2011 की सेंसस के हिसाब से ये था मात्र 64.3%। ठीक है, 64.3%। चलिए इसके बाद बात करते हैं देखिए अनुसूचित जाति वाला
जनसंख्या वाला सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, यानी कि किस राज्य में जो हमारी शेड्यूल कास्ट है वो सर्वाधिक है। तो इसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश, दूसरे में पश्चिम बंगाल और तीसरे में बिहार। यूपी में टोटल पॉपुलेशन में से 4,13,57,608 लोग एससी में आते हैं। पश्चिम बंगाल में 2,14,63,270 लोग और बिहार में 1,65,67,325 लोग आपके अनुसूचित जाति में थे। इसके अलावा अगर बात करें न्यूनतम अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या थी ये आपकी किस राज्य में थी, तो ये मिजोरम में थी। ठीक है, मिजोरम में टोटल पॉपुलेशन में मात्र 1,218 लोग ही एससी कैटेगरी के थे। ठीक है, और ऐसे अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत, ये कई बार एग्जाम में बनता है ये वाला क्वेश्चन तो डायरेक्ट। ठीक है, आप बच्चे ये याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा थे जनसंख्या में, तो प्रतिशत के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश ही होगा, ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन होता है एससी की, तो तब प्रतिशत निकलेगा। तो प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा जो एससी थे वो आपका पंजाब में 31.9%, सेकंड नंबर पे हिमाचल प्रदेश 25.2% और तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल 23.5%। ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से टॉप 3 कौन थे, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। लेकिन अनुसूचित जाति जनसंख्या का जो प्रतिशत है सर्वाधिक पंजाब में था, फिर हिमाचल में था, फिर पश्चिम बंगाल में था। और न्यूनतम जो प्रतिशत था, न्यूनतम एससी का न्यूनतम प्रतिशत जो था लास्ट राज्य वो था मिजोरम में मात्र टोटल पॉपुलेशन में 0.1% पॉपुलेशन ही एससी कैटेगरी की थी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एसटी कैटेगरी, तो शेड्यूल्ड ट्राइब। तो शेड्यूल्ड ट्राइब जनसंख्या प्रतिशत वाले जो राज्य हैं देखिए और केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये एक ही साथ में यहाँ पे दे रहा हूं। तो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा जो टॉप में रहा ये था लक्षद्वीप 94% 79 माफ कीजिएगा। मिजोरम में आपका 94.43% और नागालैंड में आपका 86.47%। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सर्वाधिक शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन जो था परसेंटेज के हिसाब से वो लक्षद्वीप में था। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके बाद बात करते हैं देखिए रूरल पॉपुलेशन। तो सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाले टॉप 3 राज्य, पहले में यूपी था, दूसरे में बिहार था, तीसरे में पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ से ज्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। बिहार में आप देख रहे हैं लगभग आपका 9 करोड़ से अधिक लोग ग्रामीण जनसंख्या में निवास करते हैं और पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं 6 करोड़ से अधिक लोग ग्रामीण जनसंख्या में निवास करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य, ठीक है, जहां पर सबसे कम रूरल पॉपुलेशन थी 2011 में, तो ये था आपका कौन सा, ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या थी और ये मात्र 4,56,999 थी। ठीक है, इसके बाद देखिए ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य, तो सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन का परसेंटेज सबसे ऊपर हिमाचल, सेकंड में बिहार और थर्ड में असम। हिमाचल में टोटल पॉपुलेशन का 89.9% रूरल पॉपुलेशन थी, बिहार में 88.7% और असम में 85.9%। और यहीं पर बात करें ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला न्यूनतम यानी कि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा था, तो ये आपका कौन सा राज्य था, गोवा। ठीक है, गोवा में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था जो कि था 37.83% मात्र। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद बात करें अर्बन पॉपुलेशन, तो सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन वाला राज्य टॉप में महाराष्ट्र, सेकंड में यूपी और थर्ड में तमिलनाडु। महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं 5 करोड़ से अधिक लोग अर्बन पॉपुलेशन में थे, यूपी में 4 करोड़ से अधिक लोग अर्बन पॉपुलेशन में थे और तमिलनाडु में 3 करोड़ से ज्यादा लोग अर्बन पॉपुलेशन में थे। और लेस अर्बन पॉपुलेशन वाला जो स्टेट था, न्यूनतम शहरी जनसंख्या किस राज्य में थी, तो न्यूनतम शहरी जनसंख्या सिक्किम में थी। सिक्किम में 4 लाख के आसपास, 4.5 लाख के आसपास ग्रामीण थी, तो बचे हुए 1.5 लाख लोग जो थे 1,53,578 लोग सिक्किम में शहर में रहते थे, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन ही सिक्किम की 6 लाख के आसपास थी, 6 लाख से थोड़ा ऊपर। इसके बाद बात करें शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले टॉप 3 स्टेट, तो सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से गोवा में 62.17, सेकंड में मिजोरम 52.1% एंड थर्ड में तमिलनाडु 48.40%। तो टॉप 3 अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज वाले राज्य और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य, ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से। तो न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला जो राज्य था वो था कौन सा, ये आपका हिमाचल प्रदेश था। हिमाचल प्रदेश में टोटल पॉपुलेशन का मात्र 10.03% पॉपुलेशन ही शहरी भाग में निवास करती थी। ठीक है,
तो हिमाचल न्यूनतम था शहरी जनसंख्या प्रतिशत में। ओके, चलिए इसके बाद देखिए धार्मिक धार्मिक जनगणना भी कराई गई थी। ध्यान रखेंगे भारत की जो जनगणना 2011 थी ना, इसके अंतर्गत धर्म आधारित जनगणना भी कराई गई थी। ठीक है, और इसमें जो आंकड़े निकल के आए 2015 के आसपास, टोटल पॉपुलेशन में जो हिंदू थे 79.8% हिंदू थे, 14.2% इसमें मुस्लिम थे, 2.3% इसमें ईसाई थे, 1.7% इसमें सिख थे, 0.7 इसमें बौद्ध और 0.4% जैन थे। इसके अतिरिक्त आपका अन्य धर्म के लोग भी भारत में निवास करते हैं, और कुछ लोगों ने धर्म नहीं बताया, इनका भी परसेंटेज था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये धार्मिक प्रतिशत सेंसस के हिसाब से। इसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है दोस्तों, देश में जनगणना का जो इतिहास है उसको भी आपने जानना चाहिए। भारत की मैं अगर बात करूं तो भारत में जो प्रथम जनगणना हुई थी, भारत में प्रथम जनगणना, तो भारत में प्रथम जनगणना किसने कराई थी? तो ये कराई थी मेयो ने, जनगणना कराई थी मेयो ने 1872 में। ठीक है, कौन था उसमें भारत का वायसराय? मेयो। तो मेयो के कार्यकाल में भारत की पहली जनगणना हुई। उसके बाद जब रिपन आता है तो रिपन ने 1881 से बोला कि अब जनगणना 10 साल में नियमित होगी। तो 1881 से जनगणना पहली बार तो 1872 में हुई, लेकिन नियमित जनगणना करवाने वाला जो आपका वायसराय था वो था रिपन। 1881 के बाद प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे जनगणना होने लगी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक और महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है, देखिए आपका भारत में जो है जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? महाविभाजक वर्ष, ये क्वेश्चन कई बार बनता है। भारत में जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष जिसको हम बोलते हैं ग्रेट डिवाइड ईयर, ये था 1921 का वर्ष, 1921। ठीक है, क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि देखिए 1911 से लेकर जो 1921 की जनगणना हुई ना, इसमें भारत की जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी ना वो बहुत कम थी। इसी वजह से यानी कि 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे न्यूनतम रही थी, इसीलिए इस वर्ष को भारत में ग्रेट डिवाइड ईयर कहा जाता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और 2011 की जो जनगणना हुई थी वो देश में 15वीं जनगणना थी। ठीक है, और जो अब नेक्स्ट आएगी वो 16वीं जनगणना का डेटा आपके पास आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये 15वीं जनगणना है 2011 वाली। चलिए अब इसके बाद बात करते, देखिए देश में अगर बात करें तो देश में जो हमारी पहली जनसंख्या नीति की घोषणा हुई थी 1976 में हुई थी। वर्तमान जो 2011 की सेंसस हुई उसको हमने किया था राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के हिसाब से। तो अभी जो वर्तमान में चल रही है वो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है 2000 की, 11 के हिसाब के, या 11 जनगणना 2011 के परिप्रेक्ष्य में ये बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, वर्ष 2011 की जो जनगणना थी इसका आदर्श वाक्य जो था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, तो ये भी कई बार फैक्ट इस प्रकार के भी पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। जो 11 की जनगणना हुई थी, इस जनगणना का जो आदर्श वाक्य था वो क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है, इसका जो शुभंकर था ये भी नोट कर लो, शुभंकर जो था 2011 की जनगणना का वो था प्रगणक शिक्षिका। ठीक है, ये शुभंकर था 2011 की जनगणना का, ध्यान रखेंगे। और जो 2011 की जनगणना हुई ना, इसमें टोटल 29 क्वेश्चन रखे गए थे, लोगों से 29 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, उसके आधार पे पूरी जनगणना की गई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आपका एक आता है जननांकी संक्रमण सिद्धांत। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जननांकी, थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, इसको सही करेंगे। इसको बोलते हैं आपका जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। बहुत महत्वपूर्ण है, किसने दिया था ये? ठीक है, तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत दिया था थॉमसन एंड नोटेस्टीन ने, ध्यान रखेंगे। बाद में इसमें संशोधन भी किया था, इस सिद्धांत में संशोधन किसने किया ये भी नोट करेंगे। जनांकीय जो संक्रमण है, ठीक है, इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। अब इस थ्योरी में क्या बोला गया, देखिए इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी समाज की प्रारंभिक अवस्था में जब आदमी ग्रामीण होता है, खेतीहर होता है और इलिटरेट होता है यानी कि अशिक्षित होता है, तब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं। यानी कि प्रारंभिक अवस्था, जैसे कि गांव की जो आबादी है, कह सकते हैं जो भारत के दुर्गम गांव हैं, अब तो लिटरेसी रेट काफी बढ़ चुका है। तो ये सिद्धांत ये बोलता है कि समाज की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उस समय जो ग्रामीण खेतिहर और अशिक्षित लोग होते हैं, तो उस समाज में जनसंख्या में जो वृद्धि दर होता है यानी कि जन्म दर जो होती है
ठीक है, बर्थ रेट जो होता है, और साथ ही हमारा जो आपका मृत्यु दर होती है, ये दोनों ही क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, दोनों उच्च होते हैं। इसी सिद्धांत को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत यानी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कहा जाता है। ये सिद्धांत तो थॉमसन और नोटेस्टी ने दिया था, बाद में इसमें संशोधन किया था कॉलिन क्लार्क ने। ठीक है, कॉलिन क्लार्क ने इसमें अमेंडमेंट किया था। तो ऐसे फैक्ट भी कई बार बन जाते हैं, अच्छे से याद रखना आपको। ठीक है, इसके बाद आता है देखिए माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से किस व्यक्ति ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। तो पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ माल्थस है भाई, क्या ये पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ माल्थस। तो ये ब्रिटेन का अर्थशास्त्री था, ब्रिटेन का अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट था ब्रिटेन का। ठीक है, अब इसने देखिए 1798 में एक थ्योरी दी, 1798 में, और 1798 में इसने एक किताब लिखा। किताब का नाम था जनसंख्या के सिद्धांत पर निबंध, जनसंख्या के सिद्धांत पर निबंध। ठीक है, ये इसने एक किताब लिखी, और इस किताब में इसने जो थ्योरी दी, जनसंख्या वाली थ्योरी दी, तो इसमें ये बोला इसने, ठीक है, यानी कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की तुलना में तेजी से बढ़ेगी आने वाले समय में। इसने बोला कि जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो है ना, खाद्य आपूर्ति की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ेगी, और जनसंख्या विस्फोट के परिणाम से क्या होगा, बहुत सी महामारी वाली बीमारियां होंगी, अकाल होगा, युद्ध होगा, जिसके कारण जनसंख्या में अचानक कमी आ जाएगी। ठीक है, अचानक क्या होगा, डिक्लाइन होगा, किसमें, जनसंख्या में। तो ये माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक हिसाब से ये समझ लीजिए कि जैसे देखिए पॉपुलेशन लगातार ग्रोथ कर रही है और जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, और एक दिन ऐसा आएगा कि होगा बिल्कुल, अगर जनसंख्या विस्फोट ऐसे ही होता रहा तो रिसोर्सेस कम पड़ जाएंगे, जिसके फलस्वरूप बीमारियां तो होंगी क्योंकि उतने संसाधन हो नहीं पाएंगे उनसे लड़ने के लिए। साथ ही अकाल, अगर फिमाइन हो गया तो उसके बाद खाद्य आपूर्ति ब्लॉक हो जाएगी, तो कई देशों में भुखमरी स्थिति होगी। भुखमरी होगी तो फिर पेट के लिए आदमी युद्ध करता है, गृह युद्ध हो जाएंगे, बहुत जगह पे सिविल वॉर हो जाएंगे, है ना। तो जिस कारण जनसंख्या में अचानक डिक्लाइन आ जाएगा, एंड ये कहलाता है पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ माल्थस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी एक फैक्ट और नोट करेंगे, 2011 का जो सेंसस था ना, इसमें पहली बार आपका SECC आपका सेंसस भी कराया गया था। SECC का मतलब होता है सोशल इकोनॉमिक, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक सेंसस। ठीक है, आपको याद रखना है, ध्यान रखेंगे, माफ कीजिएगा, सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, जिसको हिंदी में बोलते हैं सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना। जाति आधारित जनगणना थी 2011 वाली। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखिए, अगर देश की मैं बात करूं, देश में पहली बार जो SECC हुआ था ब्रिटिश काल में हुआ था। कभी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ब्रिटिश काल में देश में पहली बार जो कास्ट आधारित यानी कि जाति आधारित जनगणना हुई थी, तो जाति आधारित जनगणना देश में पहली बार 1931 में हुई थी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। और स्वतंत्र भारत के बाद, स्वतंत्र भारत में अगर मैं बात करूं सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना की बात करें, तो ये 2011 वाली सेंसस में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखें। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका बन सकता है, देखिए देश का पहला राज्य जिसने जाति आधारित जनगणना कराई। ठीक है, तो ये आपका 2023 में कराई थी जनगणना, और राज्य का नाम था बिहार। बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखना आपने। ठीक है, तो आजाद भारत में अपने स्तर पर, यानी कि राज्य ने अपने स्तर पर कराया। वैसे जनगणना जो होता है केंद्र सूची का विषय है, जो हम पढ़ते हैं ना, भारत में जो है आपका जो शक्तियां हैं 3 भागों में विभाजित हैं, और उनको केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में डाला गया, अलग अलग जो विषय है उनको, है ना। तो जो जनगणना ये केंद्र सरकार की विषय सूची में आती है, यानी कि केंद्र की सूची में आती है, यूनियन लिस्ट में। लेकिन देश का प्रथम राज्य आजादी के बाद जो बना जिसने जाति आधारित जनगणना कराई, तो वो आपका बिहार राज्य है। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब बिहार राज्य ने देखिए ये जनगणना इसलिए कराई जाति आधारित, इसका उद्देश्य था जो पिछड़ी जातियां हैं, अनुसूचित जातियां हैं और जनजातियां हैं, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को समझकर जो भी कल्याणकारी पॉलिसीज आती हैं, वेलफेयर जो पॉलिसीज आती हैं, सोशल वेलफेयर पॉलिसीज, तो उनको और बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चीज की गई थी। ठीक है,
अभी जो नई सेंसस होनी है उसमें भी ये चीज इंक्लूड की गई है, तो इससे और डेटा सामने आएगा और बहुत अच्छे से स्पष्ट होगा फिर। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, सेंसस 2011 भारत की जनगणना। पॉइंट टू पॉइंट हमने डिस्कस किया इस टॉपिक को, और एग्जाम में अगर इतना आपने याद कर लिया तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता, इतने में आपका काम बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।